नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दो वीडियो दिखा रहा हूं, जिसमें से एक वीडियो है विश्व के महान ज्योतिषाचार्य डॉक्टर के.एन. राव का। पहले सुनिए, क्लिक इंडिया के सीईओ समीर कुमार को दिए गए अपने इंटरव्यू में उन्होंने पाकिस्तान को लेकर कितनी बड़ी भविष्यवाणी की है। क्या ये भी भविष्य में दिख रहा है कि भारत से जो टुकड़े अलग होकर के अलग अलग देश बन गए, क्या वो सब भी एक वो आ सकते हैं। मैंने इसमें ज्यादा वर्क नहीं किया। पाकिस्तान आ सकता है मिलने। दूसरी वीडियो है आचार्य प्रमोद कृष्णम का, जिन्होंने कुछ ऐसा कहा है जिससे आने वाले समय में पाकिस्तान का नक्शा तक बदल सकता है। तीसरी बार जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे तो ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान पाकिस्तान ना रहे, पीओके ना रहे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि मन की बात में जो शाहपुर कुंडी परियोजना की शुरुआत भी की है, जो पाकिस्तान की ओर बहने वाली को रोकने के लिए उपलब्धियों पर भी प्रकाश डाला। आने वाले कुछ महीनों या कह सकते हैं कि 1-2 वर्षों में ही मोदी सरकार पाकिस्तान का नक्शा बदल दे तो अचरज नहीं होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि संयुक्त राष्ट्र और अन्य देश क्या करेंगे, तो जवाब होगा कि वही करेंगे जो रूस यूक्रेन के मुद्दे पर किए। पक्षपाती यूएन भी वही करेगा जो करता आ रहा है। वही करेंगे वैश्विक देश जो इजराइल और फिलिस्तीन के मुद्दे पर करते आ रहे हैं, और यूएन मुखदर्शक बना देखता रहा। और ऐसे कई देशों की आपसी लड़ाई है जिसमें यूएन चाहता तो मुख्य भूमिका निभा सकता था या फिर सही निर्णय लेकर अपनी स्थापना की प्रासंगिकता को बनाए रख सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। और परिणाम क्या हुआ कि आज की तारीख में जिस देश को मन आ रहा है वो कर रहा है, हमला कर रहा है, निर्दोष नागरिकों का खून बहा रहा है, और यूएन मुख्य दर्शक बनकर देखते रहता है। और यूएन के इस रवैये को दूसरे देश देख भी रहे हैं, और यहाँ ये कारण है कि आपसी लड़ाई वैश्विक लड़ाई की तरफ बढ़ती जा रही है। और इसी कारण तीसरे विश्व युद्ध की कई बार आशंका भी जताई जा चुकी है। और देखा जाए तो रूस यूक्रेन और इजराइल फिलिस्तीन के बीच लड़ाई के कारण कई देश आपसी तनाव के दौर से गुजर भी रहे हैं, जिसे एक वैश्विक शीत युद्ध के तौर पर देखा जाना चाहिए। अन्य देशों की लड़ाई कई मामलों में गैर वाजिब है, लेकिन भारत पाकिस्तान की लड़ाई वाजिब है। और यही कारण है कि सरकार में आने के बाद से ये मोदी को पाक अधिकृत कश्मीर शूल की तरह चुभ रहा है। आज हम पीएम मोदी के कथनी और करनी को समझेंगे, और इस आधार पर यह तय होगा कि पीओके को भारत में मिलाने की कितनी संभावना है, जिसे लेकर देश के नागरिक भी काफी उत्साहित हैं। कई बार इस तरह के मीम्स सोशल मीडिया पर शेयर होते हैं कि पीएम मोदी जो कहते हैं वो करते हैं, और जो नहीं कहते वो तो जरूर करते हैं। अब ये मीम्स कितना सही है और कितना गलत, इस पर हम तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन देश के नागरिकों की आंखों की किरकिरी बनी 3 समस्याओं ने हमेशा से ही देश को आंदोलित किया। पहली समस्या थी आर्टिकल 370, दूसरी समस्या थी रामलला का सैकड़ों वर्षों से तंबू में रहना, और तीसरी और सबसे बड़ी समस्या है पाक अधिकृत कश्मीर। और इन 3 में से 2 समस्याओं को तो पीएम मोदी ने दूर कर दिया, और तीसरी समस्या पर जोर शोर से लगे हुए हैं, ऐसा संकेत मिलने लगा है। एक तरह से देखा जाए तो लगता यही है कि मोदी सरकार की पहले से ही प्लानिंग है कि इन तीनों समस्याओं को अपने एक टर्म में निपटाना है। बात करते हैं आर्टिकल 370 जैसी पहली समस्या के बारे में। याद कीजिए, 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रभाव को कैसे एक ही झटके में खत्म कर दिया था, और साथ ही राज्य को 2 हिस्सों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था, और दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था। मतलब एक साथ कई कार्य। जरा समय पर ध्यान दीजिए, करने के लिए था तो मोदी सरकार का दूसरा टर्म, लेकिन सत्ता में आते ही महज 2-3 महीने के भीतर ही उन्होंने इस पर एक्शन लिया। कहीं कोई शोर नहीं, हर तरफ घोर शांति। याद करने वाली बात है कि किस तरह से 370 हटाने को लेकर खून खराबे और डर का माहौल पैदा करने की कोशिश की गई थी। तो आपको क्या लगता है कि ये यूं ही हो गया था? बल्कि इसे हटाने के लिए मोदी सरकार पहले से ही काम कर रही थी, और यही कारण था कि दशकों तक जिस 370 को लेकर कांग्रेस सहित विपक्षी दल और खास तौर पर जम्मू कश्मीर की पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती लोगों को डरा रही थी, और इस डर के कारण खुद कश्मीर में कई दशकों तक राज करती रही। बच्चे युवा हमारे सेना के जवानों पर पत्थरबाजी करते रहे, और अवसरवादी राजनीति का हिस्सा बने कुछ राजनीतिज्ञ उन्हें भड़के हुए नौजवान कहते रहे। मोदी ने 370 का द एंड किया, और कश्मीर फिर से एक बार लहलहा उठा। वहाँ के गरीब कश्मीरी सरेआम ये बोलते पाए गए कि कल तक 2 पैसे के लिए हम तरस रहे थे, आज हमारा परिवार फल फूल रहा है। अब स्कूल बंद नहीं होते, इसलिए बच्चे भी स्कूल जाने लगे हैं।
दो पैसा हाथ में है, क्योंकि सैलानी काफ़ी संख्या में आने लगे हैं, दहशत का माहौल खत्म हो चुका है, फैक्ट्रियां लग रही हैं, सेना भर्ती अभियान चल रहा है और लोगों को नौकरियां मिल रही हैं। अब बात करते हैं दूसरी समस्या पर, जो सपने के साकार होने जैसा है। ये समस्या थी देश के बहुसंख्यक सनातनियों के आराध्य श्री राम लला के तंबू में रहने को लेकर। आज हर हिंदुस्तानी यही सोचता है कि मोदी न होते तो राम तंबू से बाहर कभी नहीं आ पाते। राम की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को हुई, यानी कि मोदी ने अपने दूसरे टर्म में श्री राम मंदिर का सपना साकार कर हर हिंदुस्तानी का दिल जीत लिया। साथ साथ मोदी ने देश दुनिया को ये मैसेज भी दे दिया कि राम भारत के हैं, राम भारतवंशियों के हैं, तो कोई निमंत्रण ठुकरा दे या फिर विदेश में रहे, उसके आने या न आने से प्राण प्रतिष्ठा नहीं रुकने वाली। अब आ जाते हैं मुख्य विषय पर, जो मोदी सरकार के तीसरे टर्म में साकार होने वाला है। मुद्दा है पाक अधिकृत कश्मीर। 2 महीने में भारत में आम चुनाव होने हैं और सर्वे बता रहे हैं कि तीसरी बार भी मोदी सरकार ही सत्ता में चुनकर आने वाली है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता अशोक चौहान, मनीष तिवारी, कमलनाथ और अधीर रंजन चौधरी में से कुछ ने तो बीजेपी ज्वाइन कर ली है और कुछ के बीजेपी ज्वाइन करने की खबरें आ रही हैं। इससे इस बात की पक्की मुहर लग चुकी है कि तीसरी बार भी मोदी सरकार ही सत्ता में आएगी। तो क्या तीसरे टर्म में पाक अधिकृत कश्मीर पर भारत का कब्जा तय है? आपको शायद इन बातों पर विश्वास न हो, लेकिन क्लिक इंडिया के ये दावे तब याद आएंगे जब पाक अधिकृत कश्मीर एक दिन भारत का भौगोलिक हिस्सा हो। मोदी सरकार ने हमेशा देश के बहुसंख्यक नागरिकों की सुनी है और सरकार को पता है कि हर भारतीय की इच्छा है कि पाक अधिकृत कश्मीर भारत का हिस्सा है, तो भौगोलिक तौर पर भी वह भारत का हिस्सा हो। सरकार चाहे कोई भी हो, लेकिन व्यक्ति भी बहुत मायने रखता है। मनमोहन सिंह बहुत ही ईमानदार और भले इंसान थे, लेकिन एक सख्त प्रधानमंत्री उन्हें कभी नहीं कहा जा सकता। लेकिन यही बात अगर मोदी को लेकर कहा जाए तो पीएम मोदी के चेहरे से ही साफ मालूम पड़ता है, जब देश और देशवासियों की बात हो, उनके अस्मिता की बात हो, तो वे किसी हद तक जा सकते हैं। उन्होंने कई वैश्विक सौदों में रूस जैसे मित्र राष्ट्र को भी मैसेज दिया और अमेरिका जैसे दोस्त को भी समझा दिया कि अपनी हद में रहो। और आज का भारत आंखों में आंखें डालकर बातें करना जानता है। आज मोदी सरकार की वैश्विक और सफल कूटनीति का ही परिणाम है कि रूस यूक्रेन विवाद में भी विश्व पीएम मोदी की मध्यस्थता चाहता है और इजराइल फिलिस्तीन विवाद में भी, जबकि यही भारत है जो पाकिस्तान के साथ किसी भी विवाद में अमेरिका द्वारा कई बार मध्यस्थता की बात को भी सिरे से नकार दिया और साफ संदेश दिया कि भारत पाकिस्तान के किसी मुद्दे पर किसी तीसरे की मध्यस्थता की कोई गुंजाइश नहीं है और भारत खुद उसे हल करने में सक्षम है। ये मोदी के खौफ का आलम यह है कि जब पाकिस्तान ने भारतीय सैनिक अभिनंदन को पकड़ा था, तो तत्कालीन पीएम इमरान खान भारत के मिसाइल हमले को लेकर डर के मारे कांप रहे थे। हाल ही में पाकिस्तान में भारत के पूर्व हाई कमिश्नर अजय बिसारिया ने अपनी किताब एंगर मैनेजमेंट द ट्रबल्ड डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान में लिखा है कि जब पाकिस्तान ने फाइटर पायलट अभिनंदन वर्धमान को पकड़ लिया था, तो भारत की 9 मिसाइलें पाकिस्तान के प्रमुख शहरों की तरफ तैनात कर दी गई थी, जिसके बाद पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान पीएम मोदी से बात करने के लिए आधी रात को फोन किया था। सोचिए, इमरान खान ने बात करना चाहा और पीएम मोदी ने पाक पीएम से बात तक नहीं की। दूसरी तरफ भारतीय मिसाइल हमले के डर से पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान की हालत मोदी एक्शन के कारण पतली हो गई थी। ऐसा नहीं था कि अभिनंदन की पाकिस्तान पहले से ही छोड़ने की मेंटली तैयारी कर रहा था, बल्कि मोदी का ही खौफ था कि अपने सैनिक की सकुशल वापसी के लिए पीएम मोदी किसी हद तक जा सकते हैं और इस डर के कारण उसे अपना इरादा बदलना पड़ा और अभिनंदन को छोड़ना पड़ा। इस दौरान पाकिस्तान ने तनाव कम करने के लिए चीन से भी मदद मांगी थी और इसका खुलासा भी अजय बिसारिया ने अपनी किताब में किया है। उन्होंने लिखा कि भारत द्वारा पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने के बाद नई दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच तनाव कम करने के लिए कई देशों ने अपने विशेष दूत भेजने की पेशकश की थी। चीन ने भी सुझाव दिया था कि वह तनाव कम करने के लिए दोनों देशों में अपने उप मंत्री भेज सकता है, लेकिन भारत ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। हाल ही में कतर ने भी भारत के जिन पूर्व नौसैनिकों को फांसी सुनाई थी, मोदी के रुख और कूटनीति के आगे उन सैनिकों को सकुशल कतर को रिहा करना पड़ा। मोदी सरकार राष्ट्रवाद को लेकर समझौता करने के मूड में कभी नहीं दिखती। मोदी की यह नीति देश की अन्य विपक्षी पार्टियों से उसे अलग करती है, यानी भाजपा को अलग करती है। और ऐसा नहीं है कि पीओके का मसला इन उदाहरणों से ही तय हो रहे हैं, बल्कि सरकार का संकेत भी साफ है।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कहा है कि पीओके पर भारत का नजरिया बिल्कुल साफ है। पीओके भारत का हिस्सा है और हमें उम्मीद है कि एक दिन वो भारत का भौगोलिक हिस्सा होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पंचकूला में कहा था कि अगर भारत की पाकिस्तान से बात होती है तो वह केवल अब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके पर हुई होगी। गृह मंत्री अमित शाह के अंदाज से तो सब वाकिफ है। उन्होंने संसद में कहा था कि अक्साई चीन और पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है और इसके लिए हम जान भी दे देंगे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी कहा था कि अगला एजेंडा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा बनाना है। इसके अलावा भी भारत सरकार के कई मंत्री हैं जिन्होंने समय समय पर पीओके को लेकर दो टूक कहा कि पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके हमारा था, हमारा होगा, यह हर हिंदुस्तानी की भावना है। गिरिराज सिंह ने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हिंदुस्तान का भरोसा भी जता दिया कि पीओके हमारा होगा। केंद्रीय मंत्री बीके सिंह भी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को लेकर कहते हैं कि अपने आप ही भारत में शामिल हो जाएगा, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। बीके सिंह का बयान यह बताने के लिए काफी है कि अपने आप को कुछ नहीं होता। देखा जाए तो पाकिस्तान का इस समय जो हाल है उससे साफ है कि आने वाले वर्षों में भारत के एंगल से कुछ बड़ा होने वाला है। महंगाई भुखमरी से जूझ रहे पाकिस्तान के कई इलाकों में लोग सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। गरीबी और कंगाली के दलदल में पाकिस्तान धंसता जा रहा है। आने वाले वर्षों में गृह युद्ध के बाद उसके कई टुकड़े हो जाए और पीओके की जनता खुद ब खुद तिरंगा उठा ले तो इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। हाल ही में पीओके से तस्वीरें आई थी जिसमें लोग फ्रीडम के नारे लगा रहे हैं। वे अपनी हुकूमत को भारत के साथ जुड़ने की धमकी भी दे रहे हैं। कुछ कश्मीरी एक्टिविस्ट का बयान मीडिया में भी आया जिसमें वे पीएम मोदी से मदद मांगते दिख रहे हैं। उनका कहना है कि भारत के प्रधानमंत्री उन्हें पाकिस्तान से आजाद कराएं। पीओके के लोगों का गुस्सा इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि पाकिस्तान की सरकार उनके संसाधनों को खर्च कर रही है लेकिन क्षेत्र को फायदा नहीं दे रही है। ऐसे में क्षेत्र एक तरह की गृह युद्ध की तरफ बढ़ता दिख रहा है। पीओके की जनता से टैक्स ज्यादा लिए जा रहे हैं और इसी क्षेत्र से बिजली सबसे ज्यादा पैदा की जाती है लेकिन जनता को बिजली का भुगतान ज्यादा करना पड़ रहा है। पीओके में शिया समुदाय की अच्छी खासी तादाद है। पाकिस्तान की सरकार शियाओं की संख्या को कम करना चाहती है। ऐसे में पाक सरकारों ने लगातार पीओके में सुन्नी मुसलमानों को बसाया। इससे स्थानीय जनता में गुस्सा बढ़ा। पाकिस्तान कितना जर्जर हो गया इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वहां का आम चुनाव भी भ्रष्टाचार और पक्षपात की भेंट चढ़ चुका है। हाल ही में पाकिस्तान में जो चुनाव हुए उसमें किस तरह से मनमानी हुई, किस तरह से नवाज शरीफ के भाई सत्ता के केंद्र में सवार हुए और किस तरह से वहां की सेना ने इन सब में बढ़ चढ़ कर भूमिका निभाई, ये सब ने देखा। दूसरी तरफ पीओके के गिलगिट बाल्टिस्तान में तो लोग भारत के साथ जुड़ने की मांग तक कर रहे हैं। चीन में तो पिछले दिनों यहाँ लोगों ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ पाकिस्तान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन तक किया। इसी तरह के प्रदर्शन बलूचिस्तान में भी हो रहे हैं। तो ये कई सारे मसले हैं जो बता रहे हैं भारत का पड़ा किस तरह से पीओके को लेके या पाकिस्तान के अन्य क्षेत्रों को लेके भारी है। देखा जाए तो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में हालात कैसे बद से बदतर होते जा रहे हैं और जितने की वहाँ हालात बद से बदतर हो रहे हैं भारत के पक्ष में आवाज बुलंद होती जा रही है। वहाँ अपने मजहबी नेताओं पर पाक सरकार के बेवजह के अंकुश के कारण शिया समुदाय के लोगों में जबरदस्त आक्रोश भी है। शिया समुदाय का साफ कहना है कि पाकिस्तान की हुकूमत जिस तरह से उनके खिलाफ गहरी साजिश रच रही है इससे तो अच्छा है कि वे भारत में शामिल हो जाए। आर्टिकल 370 का खात्मा, भारत के चांद पर पहुंच जाने, G20 सम्मेलन, कतर से सैनिकों की फांसी की सजा माफ कराकर उन सैनिकों की सकुशल भारत वापसी, राम मंदिर का निर्माण, मोदी सरकार की ये कुछ ऐसे बड़े फैसले हैं जिससे पाकिस्तानी हुक्मरानों की उन्हीं के देश में पाक नागरिकों के बीच उनकी जवाबदेही को तय करते हैं और इससे वहां के नागरिकों में अपने अकाउंट को लेकर जबरदस्त हताशा है। और कई बार तो इस तरह के वीडियो भी वायरल होते हैं कि पीएम मोदी को पाकिस्तान दे दो, हमारे मुल्क में भी अमन चैन कायम हो जाएगा। दूसरी तरफ कई बार ये खबरें आ चुकी हैं कि सिंध में भी पीओके की तरह लोग आए दिन सड़क पर उतर रहे हैं। पिछले दिनों यहाँ लोगों ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ पाकिस्तान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया था। पीएम मोदी की फोटो के साथ लोगों ने लिखा था कि नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान से सिंध आजाद होना चाहता है, कृपया सिंध के लोगों की मदद करें। इसके पीछे एक बड़ी वजह भी है और वह वजह है सिंध भारत में मिलना चाहता है और इसके लिए सिंध को भारत में मिलने के लिए आंदोलन चल भी रहा है। इस आंदोलन के मुखिया शफी बुरफत कहते हैं कि पाकिस्तान की सरकार सिंध के लोगों के साथ भेदभाव करती है, इसलिए यहाँ के लोग पाकिस्तान से आज़ाद होना चाहते हैं, लोग भारत में शामिल होना चाहते हैं। दूसरी तरफ बलूचिस्तान के लोगों में भी रोष है
वे चीन के निवेश को लेकर खफा हैं। वर्ष 2013 में पाकिस्तान ने गवादर बंदरगाह का कॉन्ट्रैक्ट और लीज चीन को दे दिया था। इसे लेकर भी बलूचिस्तान में विरोध है। बलूच अलगाववादियों ने चीन को चेतावनी दे दी है कि वह चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC के नाम पर उसके प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जे की कोशिश न करे। चीन के विरोध स्वरूप बलूचिस्तान में चीनी इंजीनियरों अधिकारियों के काफिले पर विद्रोहियों के हमले की कुछ घटनाएं भी न्यूज में छाई रही। तो बात सिर्फ POK की ही नहीं है, बात सिंध और पाकिस्तान के और इलाकों तक भी पहुंच चुकी है। और बड़ी बात यह है कि ये आवाज़ भारत की नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान की तरफ से आ रही है कि भारत में शामिल करो, मुझे भी PM मोदी चाहिए। पाकिस्तान जितना अस्थिर होगा, भारत में POK या उसके अन्य हिस्सों के शामिल होने की संभावना उतनी ही प्रबल होगी। और संभावना को कैसे दृढ़ निश्चय में बदला जाता है ये PM मोदी को अच्छी तरह पता है। तो मानकर चलिए कि पहले टर्म के अंत के 2 महीने बाद आर्टिकल 370 हटा, दूसरे टर्म में राम मंदिर बना और तीसरे टर्म में कम से कम पाक अधिकृत कश्मीर भारत के भौगोलिक नक्शे पर दिखने जा रहा है। और अगर सिंध भी आ गया तो समझिए पाकिस्तान का वर्तमान नक्शा वैश्विक मानचित्र से गायब हो जाएगा। अभी तक के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए क्लिक इंडिया। शुक्रिया।